तो यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को लेके। जिनका भी पेपर है अपकमिंग टाइम में वो ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस क्लास में हम जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको साथ ही साथ कम्युनिटी की जो इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे आपको सॉल्व करवाए जाने वाले हैं। और जिनके भी अपकमिंग टाइम में ESIC, DSSB, NVS के पेपर्स हैं, तो आप सभी के लिए PDFs अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDFs को परचेस कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और अभी रिसेंट में MP की जो आंसर की अपडेट हुई है वो आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना कि पेपर्स आपको कैसे आए थे। 2 दिनों में पेपर चला था, 29 और 30 मार्च को पेपर हुआ था आपका। जिन्होंने पेपर दिए थे उनके पास तो आंसर कीज़ है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप जिन्होंने नहीं दिए हैं वो लोग ज़रूर देखना, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी अब आपको डेली इसी तरीके से क्लास चलेगी। एक टाइम है जो फिक्स होगा कि आपको इवनिंग और मॉर्निंग आपको एक पेपर रहेगा और इवनिंग आपकी एक क्लास रहेगी। तो आप लोग ज़रूर देखना। पेपर्स आपको ANM के हो सकते हैं, CHO के हो सकते हैं, GMC के, ESIC के, DSSB, NVS के, कोई से भी पेपर्स आपको हो सकते हैं जो आपको डेली चैनल पर एक पेपर ज़रूर अपडेट किया जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, When a patient is not aware of his or her mental illness, it is called। ये देखिए अभी एग्ज़ाम में बहुत आता है क्वेश्चन कि जब आपको अपनी बीमारी के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में पता नहीं है तो उसको क्या कहेंगे आप? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एपरेंट कॉन्शियसनेस, मतलब कि बेहोशी। कौन सा टर्म आप यूज़ करेंगे मेंटल इलनेस के लिए जिसके बारे में आपको मान लीजिए पता नहीं है कि आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, सब चीज़ों को आपको फॉरगेटफुल हो जाते हैं, आपको अपने बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लैक ऑफ इंसाइट। क्या होगा? लैक ऑफ इंसाइट। क्या कहलाएगा? लैक ऑफ इंसाइट। और डिसोरिएंटेशन का मतलब तो होता है कि क्या समय है, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों को आप क्या है पहचान ही ना पाओ। लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब किसी भी काम में आपका मन ही ना लगे। अनकॉन्शियसनेस मतलब तो बेहोशी। डिसोरिएंटेशन आपको कभी कभी कुछ मेडिकेशन के कारण, बीमारी के कारण भी हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ इंसाइट आपको अपने बारे में ही कुछ अता पता नहीं है, तो वो कहलाएगा क्या? लैक ऑफ इंसाइट। अगला क्वेश्चन है, इन लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर विच गैसेस यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ पर लेप्रोस्कोपी में क्या किया जाएगा कि एब्डोमिन के जो ऑर्गन्स हैं उन सभी को प्रॉपर देखने के लिए जो एब्डोमिनल वॉल है उसको इन्फ्लेट किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस भर के इन्फ्लेट करेंगे आप? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाएगा? जो गैस इस्तेमाल की जाएगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 भर के एब्डोमिनल वॉल को क्या किया जाएगा? इन्फ्लेट किया जाएगा, फैलाया जाएगा, जिसके कारण जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, जब आप कैमरे की हेल्प से देखेंगे लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में स्क्रीन पे कंप्यूटर की, तो आपको क्या होंगे? प्रॉपर ऑर्गन्स विजिबल होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा, इसीलिए एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। यदि विटामिन ए जो वेजिटेबल सोर्स के थ्रू मिलता है तो वो क्या, कौन से सोर्स कहलाएंगे? रेटिनॉल, कैरोटीन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को तो कैल्सीफेरॉल कहा जाएगा। यहाँ पर वेजिटेबल सोर्स है जो विटामिन ए का वो कौन सा है? वो कहलाता है क्या? कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। और जो यहाँ पर रेटिनॉल है ये भी विटामिन ए ही है, लेकिन ये जो एनिमल सोर्स से मिलेगा। वेजिटेबल सोर्स में बात करें हम, यहाँ पे याद रखना है आपको, जो वेजिटेबल सोर्स है तो वो क्या है यहाँ पर? कैरोटीन। और जो यहाँ पर विटामिन ए के लिए एनिमल सोर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेटिनॉल। ये चीज़ छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। देखिए
कैरोटीन मतलब जो वेजिटेबल्स के थ्रू मिलने वाला विटामिन, और रेटिनॉल जो आपको एनिमल फूड सोर्स के थ्रू मिलेगा वो कहलाएगा रेटिनॉल। क्या होगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट वन के द्वारा किया गया था RCH के द्वारा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। आप अब चाहे तो इस प्रोग्राम को, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पूरे प्रोग्राम्स की लिस्ट दिख रही है, इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी न किसी तरीके से आपको इनकी लॉन्चिंग डेट पूछी जा सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आपको। तो CSSM जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम था, रिप्लेसमेंट हुआ था इसका किससे? RCH। अब यहाँ पर जो दाइस की ट्रेनिंग की बात करें, फर्स्ट यहाँ पे जो माइलस्टोन ऑफ MCH केयर का दिया है, MCH केयर का मतलब होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। अकॉर्डिंग टू दैट माइलस्टोन के, तो सबसे पहले बात करें 1886 में आया था ट्रेनिंग ऑफ दाइस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दाइस। तो दाइस की ट्रेनिंग जो की जाती है वो होती है 1 महीने की। एग्जाम में पूछा जा सकता है दाई की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 1 मंथ की। फिर 1902 में आया था फर्स्ट मिडवाइफरी एक्ट, सेफ डिलीवरी के लिए 1902 में एक्ट आया था। फिर आपका आया था 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कौन सा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन आया था 1978 में। आफ्टर दैट इसी प्रोग्राम का रिप्लेसमेंट कर गया था कौन? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में। उसके बाद चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम आया था CSSM 1992 में। उसके बाद आया RCH प्रोग्राम की पहली फेज आई थी 1997 में और दूसरी फेज आई थी 2005 में। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं कि CSSM का फुल फॉर्म, तो वो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में आया था। RCH में से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो RCH प्रोग्राम है जो आफ्टर CSSM का रिप्लेसमेंट के बाद आया। इसकी फेज फर्स्ट आई थी 15/10/1997, 15 अक्टूबर 1997 में। दूसरी फेज आई थी 1 अप्रैल 2005 में। एग्जाम में क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूछा जाता है, दाई की ट्रेनिंग 1 महीने की जाती है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में आया। फिर इसी का रिप्लेसमेंट कर गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में। फिर RCH की फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। इनमें से आपको क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, तो आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या डिनोमिनेटर अपनाया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपको हम बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, तो 1 लाख पर लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्लूडेड किया जाता है और वो डिनोमिनेटर होगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत का मतलब बहुत। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है डिनोमिनेटर की, तो वो क्या होगा यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। एग्जाम में या तो आपको पर्टिकुलर स्टेट का पेपर देते हैं तो वहां की MMR भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होगी? पंचायत समिति होगी, न्याय पंचायत होगी, जिला परिषद होगा कि ग्राम सभा होगी? क्या होगी? तो जो यहाँ पे 3 टायर सिस्टम की बात की जा रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ब्लॉक लेवल पर तो होगी क्या? पंचायत समिति। देखिए 3 टायर सिस्टम, पंचायत जो कि गांव लेवल पे होगी, विलेज लेवल पे होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 3 टायर स्ट्रक्चर है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर विलेज टू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गांव में पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन IMNCI। इससे क्वेश्चन आपको रिसेंट में जो पूछे जा रहे हैं, एक तो इसकी लॉन्चिंग डेट पूछी जा रही है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, टारगेट ग्रुप क्या है इसके?
अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, तो यहाँ पर इसके टारगेट ग्रुप होते हैं 5 साल की उम्र तक। ये देखिए यहाँ पे आपको इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं IMNCI से। IMNCI है जो लॉन्च हुआ था कब? 2003 में। कब? 2003 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, लेकिन 2010 से इसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट पूछें तो 2003 में स्टार्ट कब हुआ, यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ कि जो लॉन्च है ये कब हुआ? 2003 में। इम्प्लीमेंट मतलब स्टार्ट कब हुआ है? तो स्टार्ट हुआ 2010 से। कब से? जून 2010 से। 223 जो यहाँ पे 640 डिस्ट्रिक्ट और 2 लाख से ज्यादा वर्कर यहाँ पे ट्रेन किए गए इस प्रोग्राम के तहत। तो इम्प्लीमेंटेशन पूछे तो कब? 2010 से। कब से? 2010 से। यहाँ पे देखिए, इसको और छोटा कर देते हैं ताकि आपको, तो जो IMNCI है इसके तहत 3 तरीके की चीजें की जाती हैं। IMNCI के तहत 3 कलर कोड याद रखना, पिंक, येलो, ग्रीन। पिंक कलर है तो मतलब कि पूछा जाता है यदि IMNCI का पिंक कलर कोड है, दैट मीन्स क्या है? अर्जेंट रेफरल की जरूरत है। येलो है तो स्पेसिफिक ओपीडी में ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ग्रीन है तो होम मैनेजमेंट के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। IMNCI में जो कॉमन कॉज होते हैं जैसे मोर्टेलिटी के लिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी के डायरिया, निमोनिया, मीजल्स, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है। तो एक तो होता है बर्थ से लेके 2 मंथ तक के बच्चे, कितने? बर्थ टू 2 मंथ तक के बच्चे, और दूसरा होता है 2 मंथ टू 2 ईयर। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आपको इजी रहेगा। IMNCI में जो सॉरी तो IMNCI में जो बच्चे हैं, एक होते हैं बर्थ टू 2 मंथ्स, दूसरा ग्रुप होता है 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक का। लॉन्च कब हुआ है? 2003 में, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ है 2010 में। CI से यदि क्वेश्चन पूछ ले, टारगेट ग्रुप तो वो है 5 साल की उम्र तक के, लेकिन 2 ग्रुप होते हैं इसमें टारगेट। एक होता है जन्म से लेके 2 महीने तक का, दूसरा होता है 2 महीने से 5 साल तक का, जिसमें प्रिवेंटिव क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंबल आपको दिया गया है। सिंबल से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये MP में पेपर हुए हैं जो CHO NHM के, उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस सिंबल को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा सिंबल है। रेडिएशन हैजार्ड का, साइटोटॉक्सिक हैजार्ड, बायो हैजार्ड, या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा है? तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेडिएशन हैजार्ड। क्या है? ये रेडिएशन हैजार्ड का सिंबल है। अब देखिए साइटोटॉक्सिक का इस तरीके से होगा, ब्लू कलर से होता है साइटोटॉक्सिक का। फिर यहाँ पर बायो हैजार्ड होते हैं, तो बायो हैजार्ड येलो और ब्लैक होगा, याद रखना। साइटोटॉक्सिक हैजार्ड का जो सिंबल होता है वो होता है ब्लू एंड व्हाइट इस तरीके से, लेकिन सेम एज ऐसा ही होता है बायो हैजार्ड, लेकिन वो ब्लैक एंड येलो कलर में होगा। और बायोडिग्रेडेबल मतलब कि रिसाइक्लेबल का मतलब है यहाँ पे जिस चीज को दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो वो कैसा होगा? ग्रीन कलर का, इस तरीके से। क्लियर है? ये चीजें आपको एग्जाम में आ सकती हैं, तो प्लीज आपको ये याद करके जानी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड फॉर। तो रोड टू हेल्थ कार्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मेजरिंग द साइज ऑफ रोड, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन एडल्ट। तो बच्चे का जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, आपने वो बहुत अच्छे से देखा होगा, जब आप ड्यूटी करते हैं बच्चे को वैक्सीनेशन होता है, एंट्री करते हैं, या फिर आप पीडियाट्रिक की बुक का एंड का पेज ओपन कीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। ये कहलाता है रोड टू हेल्थ कार्ड और ग्रोथ चार्ट। तो यहाँ पर एक ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए बच्चे के यूज किया जाता है। देखिए वैक्सीनेशन में जब वैक्सीन किया जाएगा तो बच्चे की हाइट हेल्थ के लिए कार्ड है जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे विच मीन्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस कंटेंट। तो टुडे जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये रिसेंट में इंक्लूड की गई थी। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन F2, नॉर स्टेरॉइडल 9 अनॉक्सिनॉल, या फिर ऑल।
तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे है इस तरीके से जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो इसमें जो इंक्लूडेड है वो क्या है, 9-नाइनॉक्सिनॉल। क्या है, 9-नाइनॉक्सिनॉल। नेक्स्ट वन, when a patient is acquiring infection during low immunity state is known as, तो जब भी मरीज को इन्फेक्शन उसकी कमजोर इम्यूनिटी के कारण होता है तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, जो इन्फेक्शन मरीज को उसकी लो इम्यूनिटी के कारण होगा वो कहलाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कौन सा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब है कि आपको इन्फेक्शन फिजिशियन और डॉक्टर के द्वारा मिले, सर्जरी के दौरान आपके डॉक्टर को कुछ इन्फेक्शन और आपको लग जाए तो वो जो इन्फेक्शन आपके केयर टेकर फिजिशियन के द्वारा आपको मिले वो है याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपको डायरेक्ट मिल जाए। नोजोकोमियल का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब कि आपको हॉस्पिटल में रहने के कारण हो, जैसे नोजोकोमियल निमोनिया 48 से 72 घंटे एडमिट होने के कारण हो सकता है। तो क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, जब दी फॉलोइंग एजेंट यूज्ड टू ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर बच्चे को चाइल्ड इंट्यूबेशन के टाइम पर क्या किया गया, सक्सिनाइल कोलिन दिया गया, तो सक्सिनाइल कोलिन के कारण बच्चे को ब्रेडिकार्डिया हो गया। तो अब इस ड्रग के ओवरकम के लिए कौन सी ड्रग देंगे, एड्रेनालिन, लिडोकैन, कैल्शियम ग्लूकानेट या फिर एट्रोपिन। सीधी सी बात है, यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन का क्या पूछा है, एंटीडोट पूछा, वो होगा यहाँ पर क्या, एट्रोपिन। क्या होगा, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में न्यूनेटल डेथ का मेन रीजन क्या है, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, आरडीएस या फिर हेमरेज। आरडीएस का मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूनेटल डेथ का प्रीमेच्योरिटी, मतलब समय से पहले पैदा हो जाना। भारत में 35% केस हैं जो 35% केस हैं जो प्रीटर्म केस है, इसके कारण बच्चे की डेथ हो सकती है, न्यूनेट की डेथ हो सकती है, तो वो होगा प्रीमेच्योरिटी और प्रीटर्म बेबी, 37 हफ्तों के पहले पैदा हो जाने वाले। फिर आता है न्यूनेटल इन्फेक्शन, दूसरा क्या है, न्यूनेटल इन्फेक्शन। तीसरा है इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हो सकता है बर्थ एस्फेक्सिया, मतलब दम घुटने के कारण जन्म के दौरान यदि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में, कुछ पेरेंट्स को लगता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और यदि उसका वेट करते हैं तो उस टाइम पे लास्ट होता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जिसके कारण बच्चे की डेथ हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है यहाँ पर, वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। तो यदि बच्चे का जन्म के समय वजन कितना है, 3.5 किलोग्राम है और 3500 ग्राम है, तो जब बच्चे का वजन ट्रिपल मतलब 3 गुना कब हो जाएगा, 12 महीने की उम्र में, 6 महीने में, 15 मंथ में या फिर 24 मंथ्स में। किस एज में बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम से ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल इंडियन बच्चे का जो वजन होता है, बर्थ वेट होता है, वो होता है 2.5 to 3.5 kg तक। क्या है, अब 2.5 kg है तो नॉर्मल बर्थ वेट में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि 3.5 है और ट्रिपल, तो डबल होता है हमेशा बच्चे का वजन 5 से 6 महीने की उम्र में, और ट्रिपल होता है 1 साल की उम्र में। तो यहाँ पर ट्रिपल कितना होगा, डबल तो हो जाएगा 7 kg, कितना 7 kg। अब ट्रिपल की बात करें हम, तो ट्रिपल कब होगा, 12 महीने की उम्र में। कब होगा, 12 महीने की उम्र में। 4 गुने की बात करें कि बच्चे का वजन यदि यहाँ पे कह दे क्वाड्रिपल, क्या है, क्वाड्रिपल, तो ये क्वाड्रिपल कब होगा, जब बच्चे की उम्र 24 महीने हो जाएगी। तो यहाँ पे आपसे कितना पूछा, ट्रिपल, तो होगा 12 महीने की उम्र में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड। एक क्वेश्चन त्रिपुरा CHO में आ चुका है कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के क्या स्कोप है, एजुकेशन एंड पेरेंटहुड,
एडवाइज ऑन स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के स्कोप पूछे गए हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के स्कोप में क्या होगा? एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, ये भी एक सबसे अच्छा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए स्कोप माना जाएगा। दूसरा, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग मेथड का मतलब है कि एटलीस्ट दो बच्चों के बीच दो से ज़्यादा साल का गैप हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या है? लिमिटेशन, मतलब दो बस अच्छे हैं। फिर तीसरा है, सॉरी लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो स्कोप होते हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के, एक तो होता है प्री मैरिटल कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन। नाउअडेज बड़े बड़े सिटीज में, क्योंकि एज कम्पेयर टू स्ट्रेस की प्रॉब्लम के कारण आपने देखा होगा स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तब भी जनसंख्या कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर प्री मैरिटल कंसल्टेशन के लिए भी है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, मैरिज काउंसलिंग, किसी किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा तो भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस काउंसलिंग के लिए भी, प्रिपरेशन ऑफ कपल फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो जो फर्स्ट चाइल्ड पहली बार कंसीव कर रहे हैं उसके लिए आपको मेंटली भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। अनमैरिड मदर्स के लिए भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सभी केसेस में क्या है? फैमिली प्लानिंग सर्विसेज स्कोप कंसीडर इसके किए जाएंगे, हेल्पफुल मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन, नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन, तो एंटी स्कैनिंग कब की जाती है? 6 से 10 हफ्तों की प्रेगनेंसी में, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में, 14 से 18 वीक की प्रेगनेंसी में, या फिर 20 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में। एंटी स्कैनिंग क्यों की जाती है? एंटी स्कैनिंग करने का जो मेन मोटिव होता है कि बच्चे की नेक के यहाँ पे फ्लूइड यदि एक्यूमुलेट हो गया है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो सोनोग्राफी के थ्रू यदि बच्चे की फीटल नेक के पीछे यदि फ्लूइड इकट्ठा हुआ हो तो उसके लिए एंटी स्कैनिंग की जाती है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा ड्यूरेशन माना जाता है वो तो 11 से 14 वीक। कितना? 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 11 से 14 वीक में एंटी स्कैनिंग की जाएगी। एंटी स्कैनिंग का मतलब है कि एक सोनोग्राफी ही की जाएगी जिसमें बच्चे की फीटल नेक के पीछे फ्लूइड एक्यूमुलेट है या नहीं उसके लिए ये चीज चेक की जाएगी। क्लियर? एंटीनेटल विजिट जो है कितनी जरूरी होती हैं? तो एंटीनेटल विजिट की जरूरत जब पड़ती है जब आप क्या करते हैं? कंसीव करते हैं। क्या है? कंसीव करते हैं। तो सबसे पहली विजिट की जरूरत पड़ेगी विद इन 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप यूपीटी करके देखते हैं, घर पे आपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एज सून एज पॉसिबल आपको अपनी फर्स्ट विजिट करनी है और वो भी विद इन 12th वीक के पहले ही। दूसरी विजिट आपको करनी है 14th एंड 26th वीक में। ड्यूरेशन में क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट विजिट विद इन 12th वीक के अंदर आपको क्यों करनी है? क्योंकि जब आप अपने चेकअप के लिए जाएंगे तभी डॉक्टर आपको क्या करेंगे? फॉलिक एसिड दे पाएंगे। और फॉलिक एसिड दे के आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करके आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं उसको कंटिन्यू करवाएंगे। फिर सेकंड विजिट आपकी 14 से 26 वीक में ही क्यों की जानी है? क्योंकि इस दौरान डॉक्टर आपका एंटी स्कैनिंग कराएंगे। एंटी स्कैनिंग का मतलब नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग कराएंगे कि बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। इनकेस इस पीरियड में होती है 14 से 26 वीक के प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट एक्ट है, अकॉर्डिंग टू उस अमेंडमेंट एक्ट के 24th वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो भी डॉक्टर्स की परमिशन के साथ। लेकिन एमटीपी एक्ट के तहत ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर सेकंड विजिट करनी है आपको 14वें से 26 वीक की प्रेगनेंसी में। तीसरी विजिट होती है 28 से 34 वीक की प्रेगनेंसी में। 38th वीक एंड 34th वीक मैंने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि इस टाइम पर ग्रोथ स्कैनिंग की जाती है। जो बच्चा यूट्रस में पल रहा है फीटस, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं, सभी चीजें नॉर्मल है या नहीं, उस चीज के लिए यहाँ पे चेक किया जाएगा 28 वीक और 34 वीक के बीच में। फिर लास्ट है यहाँ पर 4th विजिट होती है 36 हफ्तों में और टर्म प्रेगनेंसी में।
लास्ट विजिट का मतलब है 36 एंड टर्म पीरियड, मतलब 36 वीक से ज़्यादा का टाइम हो जाए और उसके बीच में है जो आपको विजिट करना है। लेकिन एक यदि आइडियल विजिट की हम बात करें, कितनी एंटीलेटरल विजिट करनी है आपको, टोटल 4 करनी है, ठीक है। लेकिन यदि एक आइडियल विजिट की बात करें तो यदि पॉसिबल हो तो आपको एवरी मंथ 7th मंथ तक एवरी मंथ आपको जाना है, मतलब आपकी 7 विजिट हो जाएंगी। क्लियर? 12 से 14 विजिट जो आइडियल विजिट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं उसके बाद से लेके एवरी मंथ 7 मंथ तक आपको अपने एवरी 4 वीक में चेकअप कराते रहना है। फिर आफ्टर द 7 मंथ और 35 वीक के बाद आपका जो चेकअप होगा एवरी 2 वीक्स में होगा, हर 2 हफ्तों में होगा। फिर आपका जैसे ही 36 वीक, 34, 35, 36 और मे बी आप 30 वीक के बाद से ही जनरली डॉक्टर जब 8th मंथ लगता है उस टाइम पे आपको 8वें महीने में हर 2 हफ्तों में बुलाते हैं। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर 36 वीक के बाद डॉक्टर आपको एवरी वीक चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 37 वीक के बाद तो टर्म कंसीडर कर दिया जाता। हो सकता है इस दौरान 36 से 40 वीक के बीच में आपकी डिलीवरी ना हो जाए, इसीलिए आपको 12 से 14 एक आइडियल विजिट के तौर पे कंसीडर की जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज नीड्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है? 300, 400, 200 या फिर 100 किलो कैलोरी। कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन यदि आपको बात करते हैं हम कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नहीं पूछा है कि एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी लेनी है फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पूछे तो आपको कहना है नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है। सेकंड में पड़ती है, थर्ड में पड़ेगी, थर्ड में सबसे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि बेबी की बॉडी के ऊपर है जो फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, इसके कारण आपको भी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में यदि बात करें तो 300 किलो कैलोरीज, कितना? 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम तक वेट है जो पड़ता है। यदि आपको ऑप्शन में 10 है, 11 है, 12 है, तब आप मार्क करेंगे 11 kg, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट है। क्या है? अप्रोक्सीमेट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जितनी डाइट लेते हैं 1800 कैलोरी उतनी ही लीजिए। सेकंड थर्ड में आपकी डाइट है जो बढ़ जाएगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी डाइट होगी 2200 किलो कैलोरीज। कितनी? 2200 किलो कैलोरीज। जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें होगी आपकी 2400 किलो कैलोरी पर डे। और यदि आयरन की बात करें तो आयरन 100 mg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, फोलिक एसिड 500 mcg पर डे के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फर्स्ट TG immunization should be administered to the antenatal mother at which week of pregnancy। जो पहला TT का इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में वो कब दिया जाता है? 12th वीक, 16th वीक, 20 वीक या फिर 24th वीक। किस हफ्ते की प्रेगनेंसी में है जो टिटेनस टॉक्साइड का वैक्सीन दिया जाता है? 2 डोज दिए जाते हैं, 28 दिन और 4 वीक या फिर 1 महीने का गैप देके। तो फर्स्ट दिया जाता है 16 वीक की प्रेगनेंसी में, 4th मंथ में और 16th वीक की प्रेगनेंसी में। दूसरा 1 महीने का गैप देके दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज fetal movement felt around 18 to 20 week of pregnancy. If the fetal movement less than 10 to 12 fetal movement felt by the pregnant mother per day means fetuses। तो fetal movement माँ को जब फील हो रहा है 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में, लेकिन उसके जो fetal movement है 10 से 12 बार से भी कम हो गए, एक दिन में 10 से 12 बार से fetal movement कम होते हैं उसको फील। इसका मतलब क्या है? fetal well है, डिस्ट्रेस्ड है, प्रीमेच्योर है कि नन ऑफ दी अबव है। तो जनरली जो फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो होते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी में। जो मल्टीपैरा है उनको
आफ्टर 16-18 वीक के बाद फील होने लगते, लेकिन जो प्रीमी पैरा उनको 20 वीक की प्रेगनेंसी में, वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग। लेकिन जब यदि यही फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी एक दिन में कम हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, जो यूट्रस में फीटस है वो क्या है, डिस्ट्रेस्ड है। क्या है, डिस्ट्रेस्ड है। कभी कभी जब भी फीटल मूवमेंट कम फील होते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को कि जैसे ही आपको जो आपके नॉर्मल डेली फीटल मूवमेंट आपको जितने टाइम पे फील होते हैं, आप चलें फिरें, जूस, यदि नॉर्मल फील नहीं हो रहा है तो आप चलें फिरें, थोड़ा जूस पी लें, देन आफ्टर आप थोड़ा बैठें, फिर चेक करें, तो हो सकता है कि सही से आए। लेकिन यदि इनकेस ऐसा नहीं होता है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और यदि फीटल मूवमेंट 10 से 12 बार से भी कम हो रहे हैं तो आपको तुरंत है जो अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता बच्चे के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाइज एज अ प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से एज अ नर्स है जो प्रिजम्पटिव साइन कौन से होंगे प्रेगनेंसी के, पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, गॉडल साइन या एफासमेंट। एफासमेंट का मतलब होता है थिननेस ऑफ द सर्विक्स। ये होती है जब डिलीवरी के टाइम पर लेबर पहनाते हैं, सर्विक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है कि बहुत ही ज़्यादा थिन दिखेगी, मतलब ना के बराबर दिखने लगेगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एफासमेंट। गॉडल साइन है, नोजिया, वॉमिटिंग है कि पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट है। क्या होगा यहाँ पर, तो होगा आपका नोजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि प्रिज्यूम मतलब आपको लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। एमनोरिया हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, हो सकता है पीरियड्स आपके किसी और रीजन से भी स्टॉप हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। प्रिजम्पटिव मतलब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। पॉजिटिव का प्रोबेबल का मतलब है जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट चेक करके बताएगा वो। और पॉजिटिव कंफर्मेटरी साइन होंगे जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी जिसमें आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव साइन है वो क्या है, पीरियड्स स्टॉप होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, नोजिया, वॉमिटिंग होना, और यहाँ पर आपको थकावट होना, फेस पे पिगमेंटेशन आना। तो आप इन सब साइन को क्या कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि प्रेग्नेंट है। प्रोबेबल में आपके आएंगे गॉडेल, सैगर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। और पॉजिटिव में आपका होगा क्या, अल्ट्रासाउंड करी जाएगी तो उसमें आपको सीधा है जो फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पीरियड्स ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है, 2002 से 2010 तक का, 2002 से 2012, 2007 से 2009, या फिर 2005 से 2012 तक का। कब तक का ड्यूरेशन यहाँ पे रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के लिए। तो NRHM के लिए जो ड्यूरेशन रहा है वो कब तक का रहा है, 2005 से 2012 तक का। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि जो भी सर्विसेज हेल्थ फैसिलिटीज है एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए उन लोगों को जो गरीब हैं, वल्नरेबल ग्रुप है उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर प्राइमरी हेल्थ केयर कैम इनटू द प्रैक्टिस। प्राइमरी हेल्थ केयर कब प्रैक्टिस में आया था, ऑप्शन में 1952, 1978, 1975 या फिर 1982। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है जब प्राइमरी हेल्थ केयर है जो प्रैक्टिस में आया था, तो 1978। अल्मा अटा डिक्लेरेशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर और PSC है क्या, एसेंशियल हेल्थ केयर है। याद रखें एसेंशियल हेल्थ केयर। एसेंशियल हेल्थ केयर का मतलब है कि ऐसी केयर जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, पूरे तरीके से फुल जनता का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो, वो वाली केयर। और ये आया था अल्माटा कॉन्फ्रेंस के तहत 1978 में, कब, 1978 में। क्लियर है। नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज। तो स्टडी है किसकी, डिसीज के जो कॉजेटिव एजेंट है उनकी, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर वो क्या है,
एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, जो कि एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के लिए है, तो वो कहलाएगी एपिडेमियोलॉजी। क्या होगी? एपिडेमियोलॉजी। और जो जॉन स्नो है इसके क्या है? फादर है। जॉन स्नो किसके फादर है? एपिडेमियोलॉजी के। पैथोलॉजी का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाना। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की स्टडी और साइटोलॉजी का मतलब है सेल्स की स्टडी किया जाना। क्लियर? यहाँ पर स्टडी, अब यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का आपको ट्रायंगल एग्जाम में आता है, जिसमें आपका एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट रखा जाता है। फादर है जॉन स्नो। नेक्स्ट इज इन हेड्स असेसमेंट फॉर एडोलेसेंट, एस स्टैंड फॉर। जो हेड्स असेसमेंट किया जा रहा है, तो इस हेड असेसमेंट में क्या है? इस हेड असेसमेंट्स में एस का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी, सेफ्टी, सुसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हेड असेसमेंट आपको एडोलेसेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। यहाँ पर जब आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो यहाँ पर वो आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 10 से 19 साल तक है WHO के अकॉर्डिंग, इनकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर हेड असेसमेंट में सभी चीज़ें आएंगी। होम एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्टिविटीज़, ड्रग्स, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, डिप्रेशन, सेफ्टी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। तो इसीलिए आपका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज सीन इन। तो पर्ट्यूसिस के जो मैक्सिमम इंसिडेंस है वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को पर्ट्यूसिस सबसे ज्यादा हो सकता है? ऑप्शन में यहाँ पर 0 to 2 years, 3 to 4 years, 0 to 5 years या फिर 8 to 12 years। किसके लिए है जो पर्ट्यूसिस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं? तो पर्ट्यूसिस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज ग्रुप, वो होता है यहाँ पर इन्फेंट एज ग्रुप। कौन सा? इन्फेंसी वाला एज ग्रुप। और वो होगा यहाँ पर 0 to 2 years वाला। कौन सा? 0 से 2 साल तक के बच्चों में जो यहाँ पर एजेंट है वो क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का कॉजेटिव एजेंट है, को कहा जाता है 100 दिन की खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब ही क्या है? खांसना। 100 दिन की खांसी मतलब है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉजेटिव एजेंट क्या है। बहुत आता है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में से आपको एक तो वैक्सीन वाला क्वेश्चन आता है कि डीपीटी का कौन सा कंटेनिंग पार्ट है जिसको कन्वर्जन वाले बच्चों में नहीं दिया जाता, तो पर्ट्यूसिस। फिर पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम वूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी। कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया। और ये 0 से जो 2 साल की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच डिसीज। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही अक्टूबर में 1 अक्टूबर को गुजरात में जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था फ्लैग साइन किस डिसीज का फीचर है? रिकेट्स का, पोलियोमाइलाइटिस, मरासमस या फिर क्वासियोरकर का। फ्लैग साइन देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर में। किसमें? क्वासियोरकर वाले बच्चों में जो बाल हैं उनके इस तरीके से होंगे, झंडे जैसे लगेंगे, तो उसको क्या कहा गया है? फ्लैग साइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ अ चाइल्ड हु इज हैविंग निमोनिया। यदि किसी बच्चे के लिए क्या है? निमोनिया है। क्या है? यदि किसी बच्चे को क्या है? निमोनिया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी केयर में क्या करेंगे? रेस्ट करवाएंगे, ट्राईसाइकिल राइडिंग कराएंगे, न्यूट्रिशन देंगे या फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराएंगे। तो यहाँ पर जो निमोनिया वाला बच्चा है उसमें जो बेस्ट एक्टिविटी आपकी होगी वो होगी यहाँ पर क्या? रेस्ट। रेस्ट करने से जो बच्चे को क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड, आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और निमोनिया में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप बच्चे को रेस्ट कराएंगे तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या रहेगी? थोड़ी कम होगी रेस्ट के टाइम पर, और मेटाबॉलिक नीड्स भी कम रहेगी। तो
तो बच्चा ठीक होगा। इसीलिए इवन सर्दी खांसी में भी कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, रीजन यही है। तो यहाँ पर रेस्ट करने से क्या होगा, रेस्ट रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द मेटाबॉलिक नीड्स। नेक्स्ट वन इज What is the term used for undescendant testes? तो यदि टेस्टिस है जो स्क्रोटम में है नहीं आ पाई, उसको क्या कहा जाएगा, अनडिसेंडेड है। ओम्फेलोसील, एपिस्पेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि अनडिसेंडेंट टेस्टिस है क्या टर्म यूज किया जाएगा, ओम्फेलोसील, एपिपेडियासिस, क्रिप्टोर्चिडिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए जो टर्म अपनाया जाएगा वो क्रिप्टोर्चिडिज्म। जनरली जब बच्चा यूट्रस में ही रहता है उसी टाइम पर बच्चे की जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में क्या हो जाती है, डिसेंड हो जाएंगी, क्या होंगी, आ जाएंगी, स्क्रोटम में आ जाएंगी। लेकिन कुछ रीजन से नहीं आ पाती हैं, तो कुछ कभी कभी आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर वेट करते हैं कि अपने आप 1 साल की उम्र तक आ जाएंगी, डिसेंड हो जाएंगी स्क्रोटम में, लेकिन नहीं हो पाती हैं। यदि हो गई अपने आप मैनुअली कुछ मसाज वगैरह करके तो ठीक है, लेकिन नहीं होती फिर सर्जरी की जाती है। तो इसी के लिए अनडिसेंडेंट टेस्टिस को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। इस तरीके से नॉर्मली जो टेस्टिकल्स हैं क्या रहेंगे, स्क्रोटम में रहेंगे। स्क्रोटम एक पाउच टाइप का सैक है, लेकिन जब यदि यही क्या हो पाए, टेस्टिकल है, डिसेंड ना हो पाए, एक हो जाए, हो सकता है स्क्रोटम में, दूसरे साइड का ना हो सकता, दोनों अनडिसेंडेड हो, इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज। तो स्टोरेज हाउस क्या है आयरन का सेल्स में, WBC, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, प्लेटलेट्स या फिर राइबोसोम। क्या है सेल्स का स्टोरेज हाउस, आयरन को स्टोर करती है सेल्स, तो स्टोरेज हाउस क्या है, तो स्टोरेज हाउस क्या होगा यहाँ पर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज JSY स्टैंड फॉर। JSY का मतलब क्या है, जननी स्वच्छता योजना, जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर जन सुलभ शौचालय योजना। JSY जो स्कीम है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जननी सुरक्षा योजना। क्या है ये, जननी सुरक्षा योजना। ये योजना लाई गई थी NHM के तहत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। इस योजना को लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो योजना कब लाई है, तो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी 12 अप्रैल 2005 को बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जितने भी लो परफॉर्मिंग स्टेट थे, लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब है यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टेट थे जहाँ पर बच्चों के जन्म के बाद माँ की या तो डेथ हो जाती है बच्चे की, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। एक आई थी जननी सुरक्षा योजना, इसके बाद आई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना NHM के थ्रू है जो 12 अप्रैल 2005 को लाई गई थी यहाँ पर ये योजना। इसमें जो बढ़ावा दिया गया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा इसलिए दिया गया था कि जब यदि डिलीवरीज कहाँ पर होंगी, हॉस्पिटल में होंगी, तो जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होंगी तो माँ के लिए भी प्रॉपर केयर मिलेगी और बच्चे को भी मिलेगी। कुछ बच्चे में कॉम्प्लिकेशन है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहीं ठीक किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए। अब यहाँ पर जितनी भी रूरल एरिया की लेडीज हैं जिनकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है तो उनको 1400 रुपये मिलेंगे, और जो अर्बन एरिया की लेडीज है उनको 1000 रुपये। अभी डिपेंड करता है कि आशा को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो 600 रुपये आशा को मिलेंगे कब, यदि आशा ने फर्स्ट 2 डिलीवरी करवाई हो। फर्स्ट 2 डिलीवरी का मतलब है कि बच्चे हैं जो किसी लेडी के 2 बार हुए हैं तो फर्स्ट 2 डिलीवरी के 600 रुपये, यदि तीसरी डिलीवरी हुई है तो 400, चौथी हुई तो 200, आफ्टर 5वीं डिलीवरी और उससे ज़्यादा होती है तो 0 रुपये मिलेंगे। ये आज भी कहीं कहीं होता है कि यदि 5 लड़कियां हो जाए तो लड़के के वेट के चक्कर में 1-2 लड़कियां और कर लेते हैं। तो यहाँ पर
अर्बन एरिया की जितनी भी आशा है, तो रूरल एरिया की आशा को याद रखें। यदि पूछे यदि तीसरी डिलीवरी होती है तो रूरल एरिया की आशा को कितना अमाउंट दिया जाएगा? तीसरे नंबर की डिलीवरी में 400 रुपये, चौथी में 200 रुपये, पांचवी में 0। और अर्बन एरिया जो शहरी इलाके की आशा है उनको 200 रुपये दिए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें होंगी ओनली चेक में, कैश नहीं दिया जाएगा। सब क्या होंगी? डायरेक्ट पे चेक आपको दिया जाएगा। एम क्या है इस योजना का? कि जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, उसके लिए योजना लाई गई थी। नेक्स्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी इंडेक्स रिफर्स टू। तो एपिडेमियोलॉजी में इंडेक्स का मतलब क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर फर्स्ट केस ऑफ अ डिसीज, अफेक्टेड होस्ट, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर कॉजेटिव एजेंट। क्या है यहाँ पर? फर्स्ट डिसीज का मतलब, पहली डिसीज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अफेक्टेड होस्ट है, फर्स्ट केस है डिसीज का, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का तो मतलब होगा कि आपकी बॉडी में जो भी एजेंट है क्या वो घुसे, उसके बाद पहले लक्षण दिखाए, वो फर्स्ट साइन सिम्टम्स हो आपकी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के, वो क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। कॉजेटिव एजेंट का मतलब है जो कॉज कर रहा है, अफेक्टेड होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। फर्स्ट केस ऑफ डिसीज इन एपिडेमियोलॉजी इट्स नोन एज द इंडेक्स केस। क्या है? इंडेक्स केस। फर्स्ट केस है जो डिसीज का वो क्या कहलाता है? इंडेक्स केस। और 0 मतलब जो क्या है यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया गया है वो क्या कहलाएगा? 0 और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के यहाँ पर क्या होगा? फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग या फिर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। तो जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के क्या होगा यहाँ पर? तो वो होगा यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग। क्या होगी? जो WHO ने डेफिनेशन दी है उसका मतलब क्या है? हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के तहत जो डायमेंशन है वो क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वेलबींग नहीं आएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विथ हार्ट डिसीज। यदि मरीज को हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन उसके लिए आइडियल होगी? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, डायफ्राम, डेपो-प्रोवेरा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है जो उसके लिए मेथड है जो आइडियल मानी जाएगी? IUCD नहीं देंगे आप, क्योंकि IUCD का जो एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लीडिंग। होगा ब्लीडिंग, इसलिए IUCD नहीं दी जाएगी। दूसरा, डेपो-प्रोवेरा, ये क्या है? यहाँ पर एक हार्मोन ही है, अंतरा नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है शॉर्ट के नाम से, वो भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाएंगी। उसके लिए जो बेस्ट मेथड होगी वो होगी या तो डायफ्राम या कॉन्डम। बैरियर मेथड है जो आइडियल कंसीडर की जाती हैं किसके लिए? हार्ट डिसीज के मरीज के लिए। और यहाँ पर हार्मोनल मेथड के लिए क्या कहा जाता है? अवॉइड करने की है, जो अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट, achieve a stable population by 2045, reducing infant mortality rate, imparting free and compulsory school education above 14 year of age। तो यहाँ पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो पॉपुलेशन पॉलिसी का एम ही रखा जाता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है। उसी के चलते तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया है जनता के मामले में। IMR को कम करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है, तो यहाँ पर IMR को हमें घटाना है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो सबसे ज़्यादा इंडिया के MP में है। अकॉर्डिंग टू डेटा की बात कर रहे हैं तो MP की IMR सबसे ज़्यादा है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है 14 साल तक की उम्र को, लेकिन जो नहीं करना वो है स्टेबल पॉपुलेशन। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी के कहा गया था कि
आपको टोटल फर्टिलिटी रेट का टारगेट क्या करना है, जो कम करना है, TFR को क्या करना है, घटाना है। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी रखी गई थी कि जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ है उनके लिए इनकी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है और नेक्स्ट डिकेड तक हमें सभी चीज़ें अचीव करनी है, ना कि 2045 तक। नेक्स्ट वन, द बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन इज, यदि आपको क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन चेक करना है तो बेस्ट पैरामीटर्स क्या होगा, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज या फिर हाइट फॉर एज या फिर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, क्या आप चेक करेंगे, क्या आप है जो चेक करेंगे। यदि बेस्ट असेसमेंट की बात करें वो भी क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से, तो वो होगा आपका हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। क्या होगा, उम्र के हिसाब से लंबाई का बढ़ना। तो यदि यहाँ पर आपको क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन चेक करना है तो स्टंटिंग देखने को मिलेगा। उम्र के हिसाब से हाइट क्या है, कम बढ़ेगी, उसको क्या कहा जाता है, स्टंटिंग। वास्टिंग का मतलब लो वेट होगा अकॉर्डिंग टू हाइट के। ये जनरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन में चेक किया जाएगा, हो सकता है किसी को रिसेंट में कुछ बीमारी हुई हो तो। अंडर वेट मतलब लो वेट है एज के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट कम है तो वो है अंडर वेट। वास्टिंग का मतलब है आपका लो वेट फॉर द हाइट, हाइट के हिसाब से वजन का कम होना है। शॉर्ट एक्यूट मालन्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, रिसेंट में कोई फूड इलनेस हुई हो, डायरिया वगैरह हुआ, उसके कारण हो सकता है। स्टंटिंग का मतलब है लो हाइट फॉर एज, उम्र के हिसाब से हाइट का ना बढ़ना, वो कहलाएगा क्या, स्टंटिंग। और ये जनरली होगा यदि या तो किसी को प्रोलॉन्ग फूड डेप्रीवेशन हुआ, मतलब लंबे टाइम से कुछ खाया पिया नहीं हो, या फिर कोई डिसीज हो या कोई इलनेस हो तब। तो यदि लंबे टाइम की और क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन के लिए पूछे तो होगा हाइट फॉर एज। क्या है, हाइट फॉर एज और स्टंटिंग। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या, स्टंटिंग। यदि शॉर्ट के लिए पूछें तो वास्टिंग। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया इज, तो भारत में अंधे होने का मेन रीजन क्या है, ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या रीजन है भारत में अंधे होने का, भारत में अंधे होने का जो मेन रीजन है वो है क्या, कैटरैक्ट। क्या होगा, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। सबसे ज्यादा ऑपरेशन इसी के होते हैं गवर्नमेंट के कैंप लगा लगा के, कैटरैक्ट के। क्या है, कैटरैक्ट। तो यहाँ पर जो मोतियाबिंद है, क्या कहा जाता है इसको, मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। ग्लूकोमा में आपके आंखों का जो ऑप्टिक प्रेशर है वो बढ़ेगा। ट्रोकोमा में आपके आंखों में एक तरीके का इन्फेक्शन होगा। दूसरा जो रीजन है ब्लाइंडनेस का वो है रिफ्रैक्टिव एरर। सबसे ज्यादा जो भारत में अंधेपन का रीजन है वो क्या है, कैटरैक्ट 62.6%, दूसरा है रिफ्रैक्टिव एरर 19.7%, फिर दूसरे रीजन है। नेक्स्ट वन इज is given to children from the age of 1 to 6 year for every, ये सबको पता है कि विटामिन ए है जो दिया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन विटामिन ए है जो सभी बच्चों को दिया जाता है कब, 1 साल की उम्र से। लेकिन जब जो 1 साल से 6 साल की उम्र तक यदि दिया जाता है तो इसके बीच में कितना गैप रखा जाता है। जैसे वैक्सीन दी जाती है कोई भी, तो यदि मान लीजिए DPT पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है तो 4 वीक का है जो गैप रखा जाता है। वैसे ही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जब बच्चे को दिया जा रहा है कितना गैप रखा जाएगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 8 महीने का। कितना गैप दे के आप दूसरा डोज दे देते हैं, तो ये होगा कितना, 6 महीने का, कितना, 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 6 मंथ। यदि बच्चे की उम्र इन्फेंसी टू मतलब 6 to 11 मंथ है, 6 to 11th मंथ है तो कितना दिया जाएगा, 1000 आयु। लेकिन बिलो 6 मंथ है तब आप 50,000 देंगे, कितना, 50,000। और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से 12 महीने 12 मंथ से 59 मंथ तक है तब देंगे कितना, 2 लाख आयु। ये कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाएगा। जब यदि 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है ताकि मीजल्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि जब बच्चे की उम्र
6 महीने से ज़्यादा हो जाए या फिर जब मीजल्स दिया जाता है उसी टाइम पे ओरली इसको भी दे दिया जाता है 1 लाख यूनिट। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब दिया जाता है 2 लाख यूनिट। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तब दिया जाएगा 50,000 50,000। कब दिया जाता है? एवरी 6 मंथ में। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। ब्रेस्ट है जो किस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है, चेंजेबल रूप है? सेबेसियस, बर्थोलिन, स्वेट ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड तो होती हैं कहाँ पर? वेजाइना के पास में दोनों साइड, अपर साइड एक एक, जो सीक्रेशन करेंगी, म्यूकस सीक्रेट करेंगी ताकि जो लुब्रिकेशन है वो बना रहे। अब यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है कि सेबेसियस ग्लैंड है, पसीने वाली ग्रंथि हैं कि सीवम निकालने वाली हैं? तो ब्रेस्ट है स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन रूप। क्या है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप है। यदि मसल्स की बात करें यहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी तो होगी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर्ड ओवम की जो प्रोसेस है, क्या है? मैच्योर्ड ओवम की डेवलप होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? ओव्यूलेशन, यूफोरिया, oogenesis या फ्रूसाइड। तो डेवलप होने की प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाएगी? ओवम के जो डेवलपमेंट होने की प्रोसेस है वो क्या है? वो है यहाँ पर oogenesis। रिलीज होना वो क्या है? वो है यहाँ पर ओव्यूलेशन। लेकिन प्रोसेस क्या है डेवलप होने की? वो है oogenesis। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन टू अ चाइल्ड इज अ मेजर ऑफ। तो मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं आप बच्चे को 9 महीने की उम्र के बाद। तो यहाँ पर क्या है? ट्रीटमेंट है, हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि रिहेबिलिटेशन है? क्या है? मीजल्स एडमिनिस्टर करते हैं आप, तो ये क्या है? ट्रीटमेंट तो है नहीं है क्योंकि पता है कि बच्चे को है नहीं मीजल्स। ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्या कहलाएगा? कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम रिलीज इन द सेम साइकिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में आ चुका है, आप नोट डाउन कर लें। 2017 में आया है क्वेश्चन। नॉरसेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, उसमें डायरेक्ट आपको सुपर फीकंडेशन के नाम से पूछा गया था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन यदि 2 डिफरेंट ओवम है जो एक सेम साइकिल में रिलीज होते हैं, कभी कभी हो जाएगा कि जो 2 ओवरी है दोनों साइड से फैलोपियन जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू ओवर रिलीज करती हैं, 2 ओवरी 2 एक सेम साइकिल में 2 ओवम को रिलीज कर दें, तो क्या जो फर्टिलाइजेशन होगा विन ओवम का वो क्या है? सुपरफिटेशन, सुपर फीकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस या फिर फीटस पेपरेकस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें कि सुपरफिटेशन है कि सुपर फीकंडेशन है। तो ये कहलाएगा क्या? सुपर फीकंडेशन। क्या है? सुपर फीकंडेशन। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ओवर रिलीज होंगे लेकिन वो एक ही बार में फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, तो कहलाएंगे क्या? सुपर फीकंडेशन। सुपरफिटेशन का मतलब है कि 2 ओवम का 2 डिफरेंट साइकिल में फर्टिलाइजेशन होना। मान लीजिए एक का फर्टिलाइजेशन हो गया बट आफ्टर दैट आपको पता नहीं है कि आप कंसीव कर गए हैं, आफ्टर दैट भी आपने इंटरकोर्स किया, तो हो सकता है आपका दूसरा ओवा भी क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। 2 अलग अलग स्पर्म से 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपकी जो प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी, एक होगी 34 हफ्तों की तो दूसरी होगी 38 हफ्तों की। एक सीधा 4 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, 3 वीक का डिफरेंस आ जाएगा, वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में क्या होगा? 2 ओवा 2 अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होके फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो वो कहलाएगा सुपरफिटेशन। और यदि 2 सेम ओवा एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होंगे और फर्टिलाइज्ड होके वो इम्प्लांट होते हैं, तो वो कहलाएगा सुपर फीकंडेशन। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनल इज ऑसिफाइड एट। तो एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं, तो एंटीरियर फॉन्टेनल है जो कब ऑसिफाइड हो जाएंगे? 1 मंथ आफ्टर बर्थ,
6 month after birth, 18th month after birth या फिर 25th month after the birth। तो एंटीरियर फॉन्टेनल का ऑसिफिकेशन कब होगा? तो एंटीरियर फॉन्टेनल का ऑसिफिकेशन होता है 18th मंथ आफ्टर द बर्थ, 18 महीने के बाद और 1.5 साल की उम्र में। सबसे पहले क्लोज होते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। कौन से? पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इनको ऑक्सीपिट फॉन्टेनल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनरली 1 मंथ एंड 1.5 मंथ की उम्र में बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनल है बाद में क्लोज होते हैं 18 महीने की उम्र तक। कब तक? 18 महीने की उम्र तक एंटीरियर फॉन्टेनल को ब्रैगमा कहा जाता है, जबकि पोस्टीरियर फॉन्टेनल को क्या कहा जाता है? लैम्डा, क्योंकि लैम्डॉइड शेप के रहेंगे, लैम्डॉइड सूचर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इसलिए। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो एंटीरियर है वो 4 बोन 4 सूचर से कनेक्टेड है, जबकि पोस्टीरियर क्या है? पोस्टीरियर 3 बोन 3 सूचर से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन इज द विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज। तो जो विजुअल एक्विटी है किस उम्र में बच्चे की एक एडल्ट एक्विटी के बराबर हो जाएगी? 7, 9, 5 या फिर 3? कितनी उम्र में बच्चे की जो विजुअल एक्विटी है एडल्ट के बराबर हो जाएगी? जो विजन है, देखने की क्षमता है, वो एडल्ट के बराबर हो जाएगी। कितने उम्र में? तो ये होगी जनरली जब बच्चे की उम्र 7 साल होगी तब। कितना? 7 ईयर की एज में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 7 ईयर। और विजुअल एक्टिविटी चेक कैसे की जाती है? स्नेलन चार्ट के थ्रू। एक होता है इशारा चार्ट, आपने देखा होगा डॉट 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 करके है, लेकिन उसमें बीच में कुछ नंबरिंग दी जाती है, तो उससे चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन यदि विजुअल एक्टिविटी की बात करें हम तो स्नेलन चार्ट से चेक की जाती है। यहाँ पे आपको 20 मीटर दूर है जो 20 फीट दूर है जो खड़ा कर दिया जाएगा, वॉल पर ये चार्ट रहेगा, को पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 है, मतलब आपका विजन क्या है? नॉर्मल है। 20 आउट ऑफ 20 मतलब नॉर्मल है। लेकिन और यदि आपका इससे कम है देन आफ्टर द आपको है जो यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी गई है यही चेक की जाती है। 20 आउट ऑफ 20 विजन है, मतलब आप क्या है? नॉर्मल विजन है। नेक्स्ट वन इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये क्वेश्चन तो ये नर्सिंग में बहुत आता है कि टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन, लॉस ऑफ हेपेटाइट। टीबी से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीबी का सिम्टम कौन सा नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, ये तो होता है खांसी आती है 3 वीक या फिर उससे ज़्यादा की, ड्राई कफ रहती है, कभी कभी उस खांसी में जो ब्लड भी आ जाता है। फीवर जनरली रात में रहता है, बिल्कुल हल्का हल्का फीवर रहेगा। वेट लॉस होगा, खाना नहीं खाएंगे आप, और वीकनेस रहेगी। ये क्या कॉमन सिम्टम है? तो यहाँ पे कहा कि नॉट अ कॉमन सिम्टम तो होगा वेट गेन। टीबी वाले मरीज का वजन कभी नहीं बढ़ता, उल्टा घटता है। तो यहाँ पर अर्ली साइन होते हैं कि खांसी है 1 महीने से ज़्यादा की हो जाए, बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा का हो जाए, बार बार निमोनिया हो, और जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो काम ना ही करें, काम नहीं करेंगे। एडवांस साइन में बात करें हम तो रात में पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, फटीग होंगे, रेसेस होंगे, खाना आप नहीं खाएंगे। कॉज क्या है टीबी के लिए? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि डायग्नोस कैसे होगा तो स्पुटम टेस्ट किया जाता है। स्पुटम में सबसे पहले पता चलेगा, यदि स्पुटम में भी थोड़ा डाउट रह जाता है तो पीपीटी इंसर्ट की जाएगी। जो प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं इंट्राडर्मल रूट से इंसर्ट किए जाएंगे, 10 mm डायमीटर में इंसर्किल किया जाएगा, 72 घंटों में रीडिंग पड़ी जाएगी। और तब यदि कंफर्म होता है तो आपको जो डॉट्स थेरेपी है वो दी जाएंगी। कैटेगरी फर्स्ट दी जाएगी 6 महीने के लिए, कैटेगरी सेकंड मेडिकेशन दी जाएंगी, एंटी ट्यूबरकुलर की फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाएंगी। ये तो सभी क्या है? बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस से तो बहुत आते हैं। जीन नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है, इसके जो डायग्नोसिस किया जाता है तो जीन नेल्सन टेक्निक अपनाई जाती है टेस्टिंग के लिए। और भी कोई आपको क्वेश्चंस यदि लगते हैं कि टीबी से रिलेट करते हुए आ सकते हैं तो या तो वो कमेंट में बता देना आप, या फिर जो सेकंड अब जो थ्योरी वाली जो एक जैसे आज बल्टी को पढ़ा है हमने, वैसे ही सेकंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभी
ग्लोसाइटिस, क्या पढ़ेंगे? ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीबी। पर्टिकुलर डेली आपको एक डिसीज वाला है जो क्लास जरूर ली जाएगी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? वेट गेन, क्योंकि टीबी वाले मरीज का कभी भी वजन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट वन, मिड डे मील सप्लीमेंट्स डाइट्स प्रोवाइड फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें है जो कितनी कैलोरीज दी जाती है? 200 कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 14 से 16 ग्राम तक प्रोटीन, 200 कैलोरीज और 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन। कितना दिया जाएगा इसमें? तो जो यहाँ पर मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट दी जाएगी, इसमें जो यहाँ पर कैलोरी की बात की जा रही है वो होगी 300 कैलोरीज, 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ये कितने तक के लिए दिया जाएगा? 1st to 5th तक के लिए। इन दिस स्कीम चिल्ड्रन 1st to 5th शुड अचीव 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट एंड 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पर इतनी कैलोरी दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सडनली किसी डिसीज का आउटब्रेक हो जाए जो नॉर्मल आपने समझा उससे भी ज्यादा। तो ये क्या एपिडेमिक है, एंडेमिक है, पेंडेमिक है कि स्पोरेडिक है? क्या है? तो ये कहलाएगा आपका एपिडेमिक। देखिए यहाँ पर एपिडेमिक का मतलब है कि किसी गांव में थायराइड के केसेस आ जाएं, डायरिया फैल जाए, तो एक गांव तक ही सीमित रहेगा। मान लीजिए कि कर्नाटक के बेंगलोर में या मैसूर में कोई भी एक डिसीज फैलती है, बीच में यहाँ पर डेंगू का बहुत ज्यादा केसेस आए थे, तो एपिडेमिक कंसीडर किया गया था। कुछ एरियाज को, बेंगलोर के कुछ एरिया को एपिडेमिक कंसीडर किया गया था, लेकिन ये पूरे आउट ऑफ बेंगलोर में नहीं फैला या फिर कर्नाटक के बाहर नहीं गया। ये क्या है पर एपिडेमिक है। लेकिन एंडेमिक का मतलब है कि एक रीजन से दूसरे जो आपके आसपास की जगह हैं उन पे भी हो जाए, तो एंडेमिक। और इसी के बाद जब एंडेमिक और बड़े तौर पे फैलेगा तो फिर कहलाता है पेंडेमिक, मतलब कि महामारी। क्या कहलाएगी? महामारी, जो कि कोरोना एक बार फैल चुकी है, प्लेग फैल चुका है, कोरोना फैल चुका है। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, और आपके कोई भी कमेंट है, और स्पेशली जो भी लोग MPCHO का पेपर देने वाले हो उनके लिए अभी सबसे अच्छा बेस्ट ऑफर है कि जिनका फर्स्ट टाइम जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 2019 में 2 बार MPCHO का पेपर हुआ है, तो आपको 4 पेपर उसके, फिर 2020 में जो हुआ है उसके 2, 2021 और 22 के बीच में हुआ है तो 2 पेपर उसके। इस तरीके से मिला के 9 MPCHO के पेपर्स आपको अवेलेबल है। और यदि आप अदर स्टेट CHO के पेपर्स लेना चाहते हैं MPCHO के अलावा, तो आपको टोटल 25 CHO के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे विथ NHM के, क्योंकि NHM और CHO के पेपर मिलते जुलते आते हैं। तो जो भी लोग 25 पेपर NHM प्लस CHO के लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमल है कि हर एक कैंडिडेट अफोर्ड कर सकता है। कोई भी डाउट आपके रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।